अब पेपर के जस्ट बाद तो फील हुआ था टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा। पर उसके एक दिनों बाद फील हुआ था हाँ रैंक तो अच्छी आ जाएगी। सर क्योंकि पापा थे वो कैंसर से मतलब कि पीड़ित थे और वो एक्सपायर हो गए, तो फिर मम्मा चाहती थी कि तू देख। लेकिन बच्चे में उत्साह लगन नहीं है, मम्मी और पापा दोनों पीछे लग के गाड़ी के जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं करना है तो करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आज कैमरे में कह दो ना मम्मी को कि आपका सपना पूरा कर दिया मैंने। पिछली बार मैं इनका इंटरव्यू करके ऑल गया इंडिया था। फर्स्ट रैंक 720/720 हाँ, इनका इंटरव्यू फिर हासिल करेंगे जल्दी इसको। जी मैं तो एक सर्जन बनना चाहता हूँ। मेरी मम्मी हैं, वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। वो थोड़ी बीमार रहती थी तो उन्होंने ही कहा कि तू डॉक्टर बन जा। मेरा मैं आपको शॉर्ट में एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक जो सिलेक्शन देते हैं जो बच्चे, उनकी पढ़ाई का सबसे मूल मंत्र क्या होता है? नहीं पढ़ता मैं ज़्यादा था, सोता ये ज़्यादा था। राकेश सर हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट से लेके 100 रैंक तक नॉलेज का कोई वेरिएशन नहीं होता। जी, नॉलेज सेम होता है, बस वो 3 घंटे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं उस क्वेश्चन पेपर पे। आप पिछली बार 550 थे, वो तो डॉक्टर अजी ना उसको हीन भावना से देखने लग गए थे लोग। मतलब इस संस्था की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो थी कैश प्राइस। प्रेशर तो कोई नहीं था, अभी मैंने होने नहीं दिया, मैं तो अपना नॉर्मल पढ़ता था। पहले स्ट्रेटजी ये थी एनटीए की कि एनसीईआरटी बेस्ड ही कम्प्लीटली पेपर आना चाहिए। बीच में ये हुआ कि भाई कोचिंग संस्थाओं का ज़्यादा दबदबा थार है रहेगा, ये नहीं चलना चाहिए। ये पीसीपी है और पीसीपी का यही कमाल है क्योंकि यहाँ हर बच्चे में वो हौसला होता है, वो जज्बा होता है, वो जुनून होता है कि वो ये मान कर चलता है कि यहाँ अगर वो आया है तो सिलेक्शन जरूर दे के जाएगा। देखो वैसे तो हम कोचिंग संस्थान वाले कहते हैं कि सभी डॉक्टर बनो और सभी का एडमिशन कराओ। हर बच्चे का सपना सिलेक्शन लेने का होता है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में सिलेक्शन पाने वाले पीसीपी के बच्चों का आंकड़ा अब तक की जानकारी के अनुसार लगभग 850 प्लस होता जा रहा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को जिस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आज मेरे पीछे आप जो तमाम लड़के देख रहे हैं, भले ही फर्स्ट रैंक नहीं आई हो, लेकिन इनके धैर्य, इनकी मेहनत और इनका जोश काबिल तारीफ है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज डॉक्टर बन गए, इनके नाम से डॉक्टर लग गया और आज हर कोई कह रहा है तू डॉक्टर बन गया रे। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम आपका? मानवेंद्र। मानवेंद्र, कैसा फील हो रहा है आज नीट 2025 का रिजल्ट आया? अच्छा कैसा फील हो रहा है। कब पता चला आपको रिजल्ट? ये सुबह 12 बजे के आसपास। किसने बताया? खुद ने। खुद ने बता लिया कि कौन सी रैंक आई आपकी? मेरी 102। क्या आपने पहले सोचा था कि 102 रैंक तक अपन पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से अब की बार पेपर आया था? क्योंकि पेपर पे भी कई सवाल खड़े हुए थे कि पेपर बहुत टफ था, हर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ था? अब पेपर के जस्ट बाद तो फील हुआ था टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा। पर उसके एक दिनों बाद फील हुआ था हाँ रैंक तो अच्छी आ जाएगी। ये पीसीपी है और पीसीपी का यही कमाल है क्योंकि यहाँ हर बच्चे में वो हौसला होता है, वो जज्बा होता है, वो जुनून होता है कि वो ये मान कर चलता है कि यहाँ अगर वो आया है तो सिलेक्शन जरूर दे के जाएगा। कैसे तैयारी की आप? मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने हज़ारों बच्चे और भी बैठे हैं, वो आज आपको सुन भी रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम भी सुनेंगे, कैमरे के पीछे भी बहुत बच्चे हैं। कैसे आपने तैयारी का क्या शेड्यूल रखा? कैसे प्रिपरेशन? एक तो आपका जो अर्ली स्टार्ट होती है वो आपका होना ज़रूरी है। जैसे आप ज़्यादा नहीं तो 10th में आप थोड़ा बहुत आप फोकस करना स्टार्ट कर दो। मैंने 10th में एच में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, उससे मैंने मैकेनिक्स कर ली थी। तो जब मैं 11th में आया तब तक मेरी मैकेनिक्स है वो पूरी हो चुकी थी आरबीडी तक। तो उसको मुझे फ़ायदा मिला कि मैं बाकी जो केमिस्ट्री मेरी बिल्कुल नहीं थी 11th की, इससे पहले मैं नॉर्मल स्कूलिंग से था, तो फ़ायदा हुआ कि मैं बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दे पाया। तो एक तो अर्ली स्टार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको टीचर्स की हर बात को फॉलो करना है। जैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको उसी दिन करके लाना है, और जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको सारे के साथ देने हैं। कभी कभी लगेगा कि इतने बहुत हो गए, पर आपको फिर भी देना है। यहाँ पे दिन में 3 टेस्ट होते थे, मैं तीनों देने आता था। बहुत सारे बच्चे थे जो 1 देते थे, 2 देते थे, पर आज उनकी अच्छी रैंक नहीं आई। तो एक ही बात कहूँगा, जितने ज़्यादा पेपर हो पाए आप उतने दे पाओ, हर पेपर के साथ आपको नए कॉन्सेप्ट बनेंगे। मैं आपको शॉर्ट में एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक जो सिलेक्शन देते हैं जो बच्चे, उनकी पढ़ाई का सबसे मूल मंत्र क्या होता है? टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना लगातार, सेल्फ स्टडी करना, या टीचर्स जो बता दें उनको कंप्लीट करना? कोचिंग्स तो ना सब एक साथ होते हैं, जो एक समान होते हैं जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए। तो बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको बस फोकस होना चाहिए आपके एम पे। बाकी तो नोट्स है वो इनफ है, क्योंकि इस पर आप पेपर देखें फिजिक्स का, तो फिजिक्स ऐसे टफ मानी जाती थी, पर अगर आप सही से एनालाइज करें तो 45 में से जो 40 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आप शुरू के क्वेश्चन के घर पाते नहीं तो इजी हो सकते थे। तो बस आपको कॉन्सेप्ट यानी बेसिक्स से उनको पकड़ के रखना है, बाकी सब इजी होगा आपके लिए। एक बात बताइए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान 1-2 साल आप पढ़ते हैं लगातार और सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना, वो एक प्रेशर होता है, घर वालों का एक अलग प्रेशर होता है और टीचर्स का एक अलग प्रेशर होता है कि वो रैंक लेके आए। आपके ऊपर कौन सा प्रेशर सबसे हावी था?
ऐसे प्रेशर तो कोई नहीं था, अभी मैंने होने नहीं दिया। मैं तो अपना नॉर्मल पढ़ता था, कुछ सोचता नहीं था। मैं सोचा जो होता है वो देख लेंगे फिर। और अगर प्रेशर आए तो आप उन बच्चों को क्या कहें जो डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई के चलते कि ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, उसको लेकर? मैं तो एक ही बात कहूँगा, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं करना है तो करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अब मैं नीट की फील्ड में आया हूँ तो बस नीट के लिए करना ही होगा, दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? बस आपको बस एम पे फोकस होना चाहिए ना, कोई रीज़न होने चाहिए जाने का। नंबर कम आएंगे तो आएंगे, पर आप प्रैक्टिस करते जाओ, अपना आप सही हो जाएंगे वो। एक सीकर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और वहाँ कहा जाता है कि राजस्थान आए और सीकर में आए और प्रिंस नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि आज जिस संस्था से आप पढ़े हैं उस संस्था का आपने नाम रोशन किया, आपने घर वालों का नाम रोशन किया, उस संस्था के बारे में बताइए, वहाँ कैसा माहौल होता है बच्चों के लिए? मतलब इस संस्था की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो थी कैश प्राइज़। मतलब हर टेस्ट हो, उसके बाद आपको अगर मेहनत करिए ना तो आपको उसका हक आपको आराम से मिलेगा। तो वही मुझे मोटिवेट करती थी, हाँ अगला टेस्ट फोड़ना है तो फोड़ना ही है। फिर वो पूरा हक वसूल किया आपने? बहुत हक वसूल किया। अब उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणों से और वो टारगेट कर रहे हैं या फिर नए एस्पिरेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको? मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो नीट है ना वो एक लूप की तरह है। आपका एक साल नहीं हुआ आप ड्रॉप कर रहे हो, पेपर नहीं हुआ आप दोबारा करो। आपको जितना जल्द हो सके आप उस लूप से निकलने की ट्राई करना है। आप 12th के बस नहीं हुआ तो आप 2 ड्रॉप और देख लो, अगर नहीं हो पाए तो आप दूसरी फील्ड ट्राई करो, बीएससी। और बस आपको ये होना चाहिए कि मुझे लूप से एग्जिट करना है और उसको चक्री को तोड़ना है बस। सबसे बड़ा वो क्या देखा आपने कि आपको जब सिलेक्शन हुआ आपका तो सबसे पहला फ़ोन किसका आया आपके पास? फ़ोन तो किसी का नहीं आया, मैंने सर को फ़ोन किया था। कि मेरा सिलेक्शन हो गया? देखिए हर चीज़ में एडवांस है। बिल्कुल सर, मैं आपसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है? पंकज सिंह। पंकज, आपकी कौन सी रैंक आई है? मेरी 189। 180 रैंक। पंकज कैसे देखते हैं, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रैंक्स को कैसे देखते हैं? डॉक्टर तो फर्स्ट रैंक वाला भी डॉक्टर ही बनता है, सेकंड वाला भी डॉक्टर बनता है, 100 वाला भी डॉक्टर बनता है। इन रैंक्स को आप कैसे देखते हैं? रैंक्स तो सर राकेश सर हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट से लेके 100 रैंक तक नॉलेज का कोई वेरिएशन नहीं होता। जी, नॉलेज सेम होता है, बस वो 3 घंटे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं उस क्वेश्चन पेपर पे। मैं वो 3 घंटे का दौर जानना चाहता हूँ कि उस 3 घंटे के समय में आपके मन में क्या चल रहा था? मन में तो बहुत सवाल थे कि पहले नंबर 700 प्लस बहुत बार आए हैं, 700 प्लस इतनी बार आए हैं कि आधा पोर्शन 700 प्लस ही था। लेकिन पेपर में देखा, पहला क्वेश्चन किया मैंने, पहला ही मैंने डाउट लगा दिया कि ये दोबारा देखना पड़ेगा मेरे को। तो वहाँ पे घबराहट सी हुई, फिर सोचा कि अगर आगे ख़राब हो गया तो पूरी मिट्टी मिल जाएगी। तो फिर आगे बढ़ता गया, क्वेश्चन हुए नहीं हुए। फिर 2 घंटे बाद मैंने सोचा कि अब ओमार भर देता हूँ जो हो गया है, उसके बाद देखेंगे, नहीं हुआ तो अगली साल ट्राई करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपने क्या सीखा? आपने क्लियर कर लिया नीट 2025, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जी। पहली सीढ़ी आपने पार कर ली। अब उन बच्चों को आप बताएं कि इससे आपने क्या सीखा उस 3 घंटे के दौरान, जो आपके अंदर डिप्रेशन था, जो डर था, जो डाउट था, उससे आपने क्या सीखा कि वो ये दोहराए नहीं? बस यही है कि एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया है तो अगला क्वेश्चन उसके बारे में नहीं विचार करना चाहिए। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, अगला क्वेश्चन सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, पिछले क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना। आपने उसका आंसर कर दिया, आप अगले राउंड में उसके बारे में सोचें। एक डॉक्टर बनने का सपना हर किसी का होता है कि उसके घर से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS RS बने। आप डॉक्टर बने हैं और डॉक्टर को तो कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होता है। कैसे देखते हैं इस पेशे को आप? इस पेशे में आगे जाकर क्या करना चाहते हैं, मतलब आप? जी, मैं तो एक सर्जन बनना चाहता हूँ। मेरी मम्मी हैं, वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। वो थोड़ी बीमार रहती थी तो उन्होंने ही कहा कि तू डॉक्टर बन जा, मेरा सपना है, तो मैं उनके लिए ही डॉक्टर बना। आज कैमरे में कह दो ना मम्मी को कि आपका सपना पूरा कर दिया मैंने। जी, मैं उनके साथ ही था कुछ दिन पहले, तो मैंने उनको बोला कि सपना पूरा हो गया है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, अब मौज कर आराम से। मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने कामयाब मुकाम हासिल किया। आपका क्या नाम है? अनीश वीडिया सर। अनीस, कैसे देखते हैं ये डॉक्टर का सपना जो सबका होता है? दोनों जुड़वा भाई। अच्छा, ये दोनों जुड़वा हैं। ये आप देखिए, दोनों भाई जुड़वा हैं और आज दोनों सेलेक्ट भी हो गए हैं। दोनों की रैंक भी सेम ही है क्या? नहीं, 194 है मेरी और और आपके? 244। रैंक में थोड़ा सा पीछे रह गया ये, और तो सब सही है। हाँ बस तो दोनों साथ ही पढ़ते थे? हाँ, एक ही रूम में थे, PCB की हॉस्टल में ही थे। दोनों एक ही साथ तैयारी करते थे, एक ही साथ हाँ, टेस्ट देते थे। नाम क्या है आपको दोनों का? अनीश वीडिया सर, आशीष वीडिया सर। आपका नाम भी आशीष रनी से एक ही नाम से शुरू होता है? हम तीनों एक ही, मतलब PCB के अंदर ही कोचिंग थी ना, वहाँ पे हम सेल्फ स्टडी साथ में करते थे। एक अलग रूम दे रखे तो वहाँ पे। बताइए आपका एक्सपीरियंस बताइए सबसे पहले, तो पेपर देने से पहले का एक्सपीरियंस बताइए। PCB के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने किस तरीके से पढ़ाई की? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिलेक्टेड लोगों से ये जानना चाहते हैं कि उनका शेड्यूल क्या था। पढ़ते हैं हर कोई है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है और कोई वो काम 4 घंटे में भी कर देता है।
तो आपने क्या शेड्यूल बनाया, क्या स्टडी? शेड्यूल तो सुबह हमारी कोचिंग हो जाती थी, तो शाम को फिर हम पढ़ लेते थे, फिर एक हमारे टेस्ट हो जाता था, फिर वापस थोड़ा रिवाइज करते फिर सो जाते। एक नींद बहुत ज़रूरी होनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें रिमाइंड रहे ना, तब नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो आपने बराबर नींद ली? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी स्टडी रूटीन क्या था? वही जो इसका था। कहाँ कहाँ डाउट हुए आपको? कहीं कभी डिप्रेशन आया कि ये ज़्यादा पढ़ रहा है, इसको ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, नहीं, पढ़ता मैं ज़्यादा था, सोता ये ज़्यादा था। और नंबर इसके ज़्यादा आ गए? मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले के ज़्यादा नंबर नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसे तो इससे ज़्यादा आते थे मेरे। अच्छा, वैसे ज़्यादा आते थे। तो पेपर में क्या वजह रही कि पेपर का जो मॉड्यूल था उसकी वजह से? हाँ, तो मतलब जैसे पहला क्वेश्चन देखते फिजिक्स का, वो मेरा सब हार्ड क्वेश्चन था, वो उसको देख के मैं डर गया, उसमें मैंने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, जिसके कारण मुझे थोड़ा डर लगा, तो फिर मैंने पूरा पे यानी फिजिक्स। सबसे ज़रूरी होता है कि समय। हाँ, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, इसने छोड़ दिया था वो क्वेश्चन, इसने छोड़ दिया और वो लेकिन मैंने उसका आंसर निकाले पर मैंने गलत भर दिया वो। अच्छा, वो हमारे में गलत गलत कर भर दिया। दिया। आपको आप सब्जेक्ट की बात करें तो नीट के लिए बच्चे केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ते हैं, फिजिक्स को थोड़ा सा वो कम वेटेज देते हैं कि भाई फिजिक्स हार्ड है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसा कुछ होता है? नहीं, हार्ड तो नहीं, थोड़ी कंसेप्ट सीखोगे तो सारे इजी है। कैसे रहता था आपका, इनका वेटेज कैसे रहता था? बराबर समय देते थे या हाँ, बराबर, मैं तो ज़्यादा बायो को देता था। बायो को? हाँ, और नंबर किस में ज़्यादा बने आपके? मेरे बायो में है, बायो में सबसे ज़्यादा नंबर बने। कौन सी रैंक आई है दोबारा बताना? मेरे 244। 4। आपका क्या नाम है? अभिलाषा। अभिलाषा, कैसे देखते हैं आज डॉक्टर बन गई है अभिलाषा? सबसे पहले ये सपना किसका सपना था डॉक्टर बनने का, आपका, आपके घर वालों का? ये मम्मी का ही था मम्मी का सपना था। क्यों चाहती थी मम्मी कि आप डॉक्टर बने? सर, क्योंकि पापा थे वो कैंसर से मतलब कि पीड़ित थे और वो एक्सपायर हो गए। तो फिर मम्मा चाहती थी कि तू देख, मतलब कैंसर के बारे में पढ़ कि क्यों ऐसा हुआ ऐसे। तो आज आप डॉक्टर बन गए हैं और आज आपकी मम्मी को तो बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरी बेटी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ हैं जो घर वालों की वजह से, हालांकि अब लड़कियाँ भी आगे आने लग गई हैं, लड़कों का मुकाबला करने लग गई हैं और रैंक्स में भी वो किसी से पीछे नहीं रह रही हैं। कैसे देखते हैं कि लड़की होने का चैलेंज क्या है पढ़ाई के ऊपर? वैसे अब तो इतना चैलेंज नहीं रहा है, मतलब कि इन सालों में, बाकी ज़्यादातर तो बराबर ही है, लड़कों लड़कियों में इतना फ़र्क नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लड़कियां मतलब ज़्यादा वो रहती हैं, मतलब उनको ज़्यादा वो करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है वैसे। घर वाला काम ज़्यादा रहता है उनको। कैसे तैयारी की? आपका रूटीन क्या है? मैं रूटीन जानना चाहता हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए आपने कितनी तैयारी की, टेस्ट सीरीज़ को कैसे ज्वाइन किया आपने, क्लास में रूटीन क्या था आपका, पढ़ाई का रूटीन क्या था, वो सारी चीज़ें बताएं आप। सर, सुबह क्लासेस होती थी और 1 बजे के आसपास हम छुटते थे, फिर वापस से मतलब खाना वगैरह ब्रेक होता था, फिर उसके बाद में हम सेल्फ स्टडी में जाते थे और फिर 8 साढ़े 8 बजे हम छुट जाते थे, फिर घर पर थोड़ा मतलब टाइम पास करके फिर वापस 1-2 घंटे पढ़ते थे। कभी इस दौरान जब डिप्रेशन आता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हैं, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए बच्चे क्या करते हैं और टॉपर्स क्या करते हैं? वो तो सर हमें मतलब कि सर टीचर्स वगैरह बोलते थे कि तुम्हारा लास्ट तक भी ऐसा रहेगा कि डाउट रहेगा तुम्हें खुद पर कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी हैं, कुछ बाकी हैं टॉपिक्स, लेकिन उसकी टेंशन जो तुमने किया है बस वो अच्छे से करके आना है और वो मतलब बार बार वही पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, बस अच्छा परफॉर्म करके आना है। उन लोगों को, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी 2026 का नीट का एग्ज़ाम देंगे और जो आपके भी कई आपके साथ बैठने वाले हो सकते हैं कि आपके साथ ही जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो किसी कारणों से, उनको आप मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहते हैं? उनको मतलब ये कहना चाहूँगी कि आप मार्क्स पर या फिर ये सारी चीज़ें कंपेयर ना करें कि उसके ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा है, मार्क्स वगैरह पर इतना वो ध्यान नहीं दें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, थोड़ा डीपली पढ़ें और कंसिस्टेंटली पढ़ें, बस फोकस अपना पढ़ाई पर रखें और सब कुछ बढ़िया होगा। बिल्कुल, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम वो टॉपर्स ही हैं और अब मैं चाहता हूं कि पीयूष सर, जिनका वीडियोज़ तो आप सोशल मीडिया पे खूब देखते हैं मोटिवेशन के तौर पर, उनसे भी जानें और उनकी प्रेरणा लेकर आने वाले सेशन में 2026 के सेशन में वो बच्चे जो इनको सुनते हैं, कैमरे के इस पार सुनते हैं, अभी जो कैमरे के उस पर बैठे हैं वो सुन रहे हैं। सर, आपको सबसे पहले तो बधाई कि सीकर में एक ऐसी संस्था आपने खड़ी कर दी जिसमें हज़ारों बच्चे डॉक्टर बनते हैं, अब अरे हर घर से डॉक्टर निकलते हैं। बधाई हो आपको। थैंक यू सर। बॉल हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका आभार कि पीसीपी के इस शानदार रैंक्स की सीरीज के जश्न में आप हिस्सा बने। सर, आपका मैं बहुत बहुत सुबह आभार। से ना ये इंतजार ही कर रहा था कि कहीं फोन आ जाए क्या, कोई फोन नहीं आया, फिर मैंने आपको फोन कर दिया, सर क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ, जी, जी। और मैं झुंझुनू से चलकर तुरंत आ गया। बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि नीट 2025 का जो रिजल्ट है वो अपने आप में पीसीपी की तरफ से ऐतिहासिक इसलिए है कि ऑल इंडिया टॉपर्स की रैंक में एक सीरीज बराबर बनती जा रही है।
6 बच्चे हमारी ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया ओवरऑल 261 रैंक तक स्थान हासिल किया है। जैसा आप मिले, मानवेंद्र की 102 ओवरऑल और 72 जनरल रैंक है, पंकज की 189 ओवरऑल है, अनीस और आशीष बिडिया सर की 194 और 244 रैंक है, जतिन जाखड़ की 252 है, बेटी अभिलाषा की 261 है। बड़ी संख्या में बच्चे ऑल इंडिया 500 रैंक 1000 रैंक में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर बच्चे का सपना सिलेक्शन लेने का होता है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में सिलेक्शन पाने वाले पीसीपी के बच्चों का आंकड़ा अब तक की जानकारी के अनुसार लगभग 850 प्लस होता जा रहा है। जो पेरेंट्स और बच्चों का सपना है, उस सपने में पीसीपी बड़ी भागीदारी निभा रही है। बिल्कुल, वो तो दिख भी रहा है। पिछली बार मैं इनका इंटरव्यू करके ऑल गया इंडिया था। फर्स्ट रैंक 720/720 इनका इंटरव्यू फिर हासिल करेंगे जल्दी इसको। बिल्कुल सर, आप भी डॉक्टर थे, इसी फेज से निकले हुए हैं आप भी। उस समय के दौर में और इस है भी बोल सकते हो। हाँ हाँ है, यही बोला मैंने, डॉक्टर है भी। तो इस दौर से आप भी निकले हैं जी। कि उस दौर में और इस दौर में कितना फर्क देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं आप? देखो, हमारा जो दौर था उसमें 2 चीज़ों का फ़र्क मैं देख रहा हूँ। एक तो उस टाइम 600 ही सीट राजस्थान में थी, तो कंपटीशन बहुत टफ था। आज भी कंपटीशन कम नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा बड़ा फ़र्क ये था कि हमारे टाइम पे स्टेट पीएमटी की तैयारी ज़्यादा करते थे और उसमें एनसीईआरटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए पढ़ाई करनी थी वो अनलिमिटेड थी, रटने वाला काम अनलिमिटेड था। आज के दिन चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हो गई, टैलेंट देख रहे हैं। पहले ये देखा जाता था कि रटाई कितनी ज़्यादा, न्यूमेरिकल कम आते थे। तो ये 2 फ़र्क बेसिकली हैं। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन कॉम्पिटिशन बढ़ा है, लेकिन बच्चों की सिंसियरिटी भी बढ़ी है, साथ साथ में कोचिंग का एक्सपर्ट माहौल है वो भी बढ़ा है। इसलिए आज के दिन हमारे समय मुझे ध्यान है कि हम गिने चुने बच्चे सीकर से सिलेक्ट हुए थे। ऑल इंडिया पीएमटी में तो हम 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे, दूसरा भी मेरा दोस्त था। आज के दिन सीकर है, कोचिंग नगरी है, वो इस लेवल तक आगे बढ़ चुकी है कि हर गांव में संस्था से बनने वाले डॉक्टर बनेंगे, मिलते हैं, बड़ी संख्या में मिलते हैं। और ये डेफिनेटली अपने आप में सीकर के लिए गौरवशाली है, क्योंकि आज के दिन सीकर में लोग मानने लगे कि डॉक्टर बनना आम हो गया है। लेकिन फील्ड में जाके देखो, रिमोट एरियाज में से गांव मिल जाएंगे जहां डॉक्टर तो दूर, कंपाउंडर भी नहीं मिलता है। इसलिए आज के दिन सीकर की ये सक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल सर, आप इसके बधाई के पात्र हैं कि आपने इस संस्था में ये अनुशासन सिखाया इनको और ये कंपटीशन से लड़ना सिखाया। अब आज ये इनका प्रोग्राम चल रहा था, बीच में मैं बाधा बन गया और आ गया। ये बच्चे जो सुन रहे हैं, इनको भी आप बताएं कि जो एग्ज़ाम में इस बार पेपर आया था और उसमें बहुत से विवाद भी हुए, बहुत से चर्चाएं हुई कि पेपर हार्ड था, कम टफ था, मुश्किल था। क्या ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए था या स्टैंडर्ड सही था? कैसे देखते हैं? देखो, मतलब समय के साथ स्ट्रेटजी और सोच विचार बदलता जाता है। पहले स्ट्रेटजी ये थी एनटीए की कि एनसीईआरटी बेस्ड ही कम्प्लीटली पेपर आना चाहिए। बीच में ये हुआ कि भाई कोचिंग संस्थाओं का ज़्यादा दबदबा थार है रहेगा, ये नहीं चलना चाहिए। पेपर आसान बनाएं ताकि स्कूलिंग से पढ़ने वाला बच्चा भी सफल हो। तो एनटीए ने पेपर इजी करना शुरू किया, पिछले सालों में कुछ सामान्य पेपर आने लगा। उसके बाद जब ये होने लगा कि 650 नंबर कट ऑफ जा रही है 720 में, मतलब 180 में से जिस बच्चे ने 14 क्वेश्चन गलत कर दिए, केवल 14, वो तो कंपटीशन से बाहर। इसका मतलब ये कंपटीशन ऐसा हो गया जिसमें बच्चों में वेरिएशन करना मुश्किल हो गया। तो अब की बार स्ट्रेटजी बदली, लेकिन मैं कहता हूँ कि पेपर कैसा ही बदले, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका इजी हार्ड में होना वाला था। 10% बच्चों का अधिकतम फ़र्क होता है, और 10% का फ़र्क तो आप सेम लेवल का पेपर 2 शिफ्ट में करा लो, सेम लेवल का 2 शिफ्ट में होगा, 10% बच्चे इन आउट हो जाएंगे। तो अब की बार पेपर कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और फाइनली कॉन्सेप्चुअल ही आना चाहिए तो कि थोड़ा फ़र्क ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सके। तो कोई इशू नहीं, इस बार लगभग 550 कट ऑफ जारी है, तो बच्चों का मन करेगा कि 550 तो मैं ला सकता हूँ। आप पिछली बार 550 थे, वो तो डॉक्टर जी ना, उसको हीन भावना से देखने लग गए थे लोग। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे के पीछे जो दर्शक हैं, जो माता पिता हैं और जिनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सोच रहे हैं कि अब हमारे बच्चे के लिए हम क्या करें, क्या एक अटेम्प्ट और दिलाएं या फिर कैसे तैयारी कराएं, उनको आप क्या बताना चाहें? देखो, वैसे तो हम कोचिंग संस्थान वाले कहते हैं कि सभी डॉक्टर बनो और सभी का एडमिशन कराओ, लेकिन मैं मानवीय तौर पे एक पक्ष हमेशा रखता हूँ। मेरे सामने अगर कोई बच्चा क्षमता कम का है, वो 11वीं 12वीं में आ रहा है, तो इट्स ओके, तैयारी करने दो, उसका बेस मजबूत हो जाएगा, स्कूल की तुलना में मेहनत ज़्यादा कर। 12वीं के बाद आता है तो मैं एक बार उससे राय मशविरा करता हूँ,
उसके टैलेंट के बारे में रूटीन जानकारी रखता हूँ। और अगर वो बच्चा लगता है कि अभी बहुत बहुत पीछे है तो मैं उनको सुझाव भी देता हूँ कि साथ में कॉलेज में प्रिंस में एडमिशन ले लेना, ताकि नहीं हो तो समय खराब नहीं। अब पेरेंट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, नो डाउट सभी बच्चों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, थोड़ा सा तोल का भाव तो जरूर रखना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 12th जब नीट का एग्ज़ाम दे दिया। और बच्चे में अगर उत्साह और लगन खुद की है तो उसको निश्चित रूप से अवसर मिलना चाहिए। लेकिन बच्चे में उत्साह और लगन नहीं है, मम्मी और पापा दोनों पीछे लग के गाड़ी के धक्का दे रहे हैं, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं भी कई बार मुझे लगता है कि बच्चा इच्छुक कम है और पापा मम्मी जोर लगा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर इसको बनना, आपको नहीं बनना, और इसकी चॉइस के अनुसार उसको आगे बढ़ने का अवसर दें। तो आप अगर थोड़ा सा भी किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो पेरेंट्स आइडिया लगा सकते हैं एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि बच्चे की क्या स्थिति है। अगर उसमें गुंजाइश है और या गुंजाइश कम होके भी उसमें अगर ललक है तो उसको अवसर देना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती पेरेंट्स के सपने के अनुसार बच्चों को धक्का मार के आगे बढ़ना उचित नहीं है। उसकी तुलना में वो बच्चा दूसरे फील्ड में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम आप लोगों को शुभकामनाएं बोल हिंदुस्तान परिवार की तरफ से। और आज उस माँ का सपना पूरा हुआ जो इंतज़ार कर रही थी, पहरेदारी कर रही थी कि उनकी बेटी, उनका बेटा पढ़ रहा है, एक दिन डॉक्टर बनेगा। आज उस पिता का सपना पूरा हुआ जो ख्वाहिश अपनी त्याग कर इन बच्चों के ऊपर अपनी ख्वाहिश का सारे शरीर इनको देना चाह रहा था, सोच रहा था कि मेरे सपनों को ये साकार करेंगे। इन तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे अब की बार तैयारी कर रहे हैं उनको अग्रिम बधाई। फिर मिलते हैं इसी कैंपस में ऐसे ही बच्चों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।